हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 4। और आज चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमको आसपास बहुत सारे प्लांट्स दिख जाते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बिल्कुल हमारे हाइट के होते हैं, कुछ तो बहुत बड़े होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसी होती हैं जिनकी टहनियाँ जो है बहुत पतली होती हैं, एकदम हरी भरी होती हैं। तो कुछ की टहनियाँ काफ़ी मोटी होती हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये आसानी से टूटती नहीं हैं। तो हमको अपने आसपास इतने तरह के जो प्लांट्स दिखते हैं, ऑब्वियसली इन प्लांट्स में कुछ तो अंतर होता होगा। तो इन्हीं चीज़ों को और प्लांट्स के बारे में बाकी डिटेल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने बोला था कि प्लांट्स में कुछ अंतर होते हैं, तो बेसिकली कैसे अंतर होते हैं और किस तरह से प्लांट्स को हम उस अंतर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ये पहले देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स की प्लांट की हाइट कितनी है, उसकी जो स्टेम है उसका कलर क्या है, वो स्टेम जो है वो थिक है कि वो स्टेम जो है हार्ड है कि पतला है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम जब डिवाइड करते हैं प्लांट को, तो हमको 3 तरह के प्लांट्स मिलते हैं: हर्ब, श्रब एंड ट्री। प्लांट्स जिसकी स्टेम्स बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं और ग्रीन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। हर्ब्स जनरली कम हाइट के होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते। से फॉर एग्जांपल बैसिल, बैसिल होता है तुलसी, एंड सिलेंट्रो, सिलेंट्रो इज बेसिकली धनिया पत्ता। जिन प्लांट्स के ब्रांचेस होते हैं और ये ब्रांचेस जो हैं, जो स्टेम है, टहनी है, उसके बेस से निकलती हैं, और ये टहनियाँ जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड या काफ़ी ज़्यादा थिक नहीं होती, इन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं श्रब्स। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड चाइना रोज। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं और उसकी जो टहनियाँ होती है वो काफ़ी हार्ड और काफ़ी चौड़ी होती हैं। इन स्टेम्स का जो अपर पार्ट होता है वो ग्राउंड से काफ़ी ऊंचा होता है, तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रीज। से फॉर एग्जांपल मैंगो, गुआवा, दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ ट्रीज। इसके अलावा भी आपको 2 तरह के और प्लांट्स मिल जाएंगे। ऐसे कुछ प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनकी टहनियाँ इतनी नाजुक होती हैं, इतनी वीक होती हैं कि ये सीधा खड़ा नहीं हो पाते और ये ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पर इधर उधर बिखरे होते हैं। इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। से फॉर एग्जांपल वाटरमेलन एंड पम्पकिन। ठीक इसी तरह से और एक तरह का प्लांट आपको मिल जाएगा जिसकी भी टहनियाँ वीक होती हैं, मगर ये ज़मीन पर नहीं रेंगता, ये किसी सपोर्ट को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है। इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। से फॉर एग्जांपल ग्रेप वाइन या फिर ग्रीन पीस। अब किसी प्लांट को बहुत ध्यान से देखिए तो आपको मिलेगा कि प्लांट के 2 पोर्शंस हैं, एक जो मिट्टी के नीचे है, एक जो मिट्टी के ऊपर है। मिट्टी के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रूट और मिट्टी के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं शूट। इस शूट को आप बहुत ध्यान से देखिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको स्टेम मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा, फ्लावर, लीफ, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब एक काम कीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी भरिए, उसमें रेड या ब्लू इंक को थोड़ा सा डाल दीजिए, सॉफ्ट स्टेम को थोड़ा सा काट कर इस पानी में चुबो दीजिए। इस हालत में इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। आपको दिखेगा कि जो पानी है जिसमें आपने रेड या ब्लू इंक डाला है, उस पानी को ये स्टेम जो है अपने अंदर सोख रहा है। अगर आप कुछ देर और वेट कर जाओगे तो ये जो पानी का कलर है वो आपको लीफ में भी दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिर ये पानी लीफ तक पहुंचा कैसे? तो ये है काम स्टेम का। स्टेम इज डूइंग व्हाट? इट इज हेल्पिंग इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एज वेल एज द मिनरल्स, एंड इट हेल्प्स द वाटर एंड मिनरल्स टू रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए इस लीफ को, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं पीटियोल। पीटियोल वो पोर्शन होता है जिससे लीफ स्टेम के साथ जुड़ा होता है। अब हर एक प्लांट में आपको पीटियोल मिल जाए ऐसा भी नहीं है। जिन प्लांट्स में पीटियोल नहीं होता उनको हम सिसाइल कहते हैं। से फॉर एग्जांपल स्पिनच। अब इस लीफ को लेकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस लीफ को अपने नोटबुक के अंदर रख दीजिए, ऊपर से पेज को बंद कीजिए और एक पेंसिल उठाइए। पेंसिल का जो लेड है उससे धीरे 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 इस पेज के ऊपर घुमाइए, तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको आपके पेज में दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन है जो लीफ के पीटियोल से निकल के सीधे लीफ के टिप तक जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब।
इस लीफ को अगर आप और ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इनको हम बोलते हैं वेन्स। इस तरह के नेटवर्क ऑफ वेन्स को हम लोग बोलते हैं वेनेशन। तो दो तरह के वेनेशन हुए। पहला है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन आपको आसानी से रोज और बैसल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वेन्स जो निकलते हैं वो मिडरिप से निकलकर लीफ के किनारे तक जाते हैं। जबकि आपको बनाना, बैम्बू, इस तरह के प्लांट्स के लीव्स में मिल जाएगा पैरेलल वेनेशन। वहां पे होता क्या है कि वेन जो है पत्ते के नीचे से शुरू होती है और एकदम आखिर तक चली जाती है। अब एक कोई भी हर्ब लीजिए और उस हर्ब के ऊपरी हिस्से को आप एक पॉलीथीन बैग में बांध दीजिए। कुछ देर थोड़ा सा रख दोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इस बैग में अंदर की तरफ से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए हैं। तो ये वाटर आखिरकार उस पॉलीथीन पे आया कैसे? ये वाटर छोड़ा है उस प्लांट के लीफ ने। यानी कि प्लांट का जो लीफ है, ये एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट के अंदर होता है उसको वाटर ड्रॉपलेट्स के शेप में एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये पानी वहां पे आया कैसे? ऑब्वियसली पानी उस लीफ तक पहुंचा स्टेम के जरिए। अब एक काम कीजिए, एक पत्ता लीजिए, थोड़ा सा स्पिरिट लीजिए, इस पत्ते को स्पिरिट के अंदर अच्छी तरह से भिगो लीजिए। भिगोने के बाद ये जो पूरा पानी है इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रख दीजिए जिस बीकर में आधा पानी भरा हुआ है। इस बीकर को थोड़ा सा गर्म कीजिए। तो जैसे ही आप गर्म करोगे आपको क्या दिखेगा? चूंकि उस टेस्ट ट्यूब में जो पत्ता था वो स्पिरिट में डुबोया हुआ था, एक हरे रंग का कलर वो छोड़ेगा। ये जो कलर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और हमको पता है कि प्लांट्स में हरा रंग होता ही है क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। इस टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डाल दीजिए। आयोडीन सोल्यूशन आप जैसे ही डालोगे तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जो लिक्विड है इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको याद है चैप्टर नंबर 1 में हमने आयोडीन टेस्ट किया था पोटैटो के ऊपर और पोटैटो का कलर भी ब्लू ब्लैक हो गया था। और हमने कहा था कि आयोडीन तभी रंग बदलता है जब स्टार्च का प्रेजेंस होता है। यानी कि हमको ये मिल गया कि लीफ में भी स्टार्च का प्रेजेंस होता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि लीफ में ये स्टार्च आया कहाँ से? तो लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। हमने ऑलरेडी देख लिया कि लीफ में क्लोरोफिल होता है। लीफ तक पानी पहुंचता है, मिनरल पहुंचता है विथ हेल्प ऑफ द स्टेम। हमने पहले ही जान लिया। तो सनलाइट जब पड़ती है लीफ पर और लीफ में जब पानी और मिनरल्स होते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एक है स्टार्च जिसका प्रेजेंस अभी हमने लीफ में निकाल लिया और साथ में है ऑक्सीजन। तो प्लांट्स जो ऑक्सीजन हमको देते हैं इस फोटोसिंथेसिस के वजह से ही दे पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि लीफ तक ये पानी और ये मिनरल पहुंचाया किसने? तो ऑब्वियसली इसका जवाब हमने पहले ही देख लिया है, स्टेम ने। मगर दोबारा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि स्टेम को ये पानी और ये मिनरल कहाँ से मिला? तो इसका जवाब है रूट। अब एक काम कीजिए, आप अपने गार्डन में जाइए, वहां से किन्हीं दो छोटे छोटे हर्ब्स को धीरे से मिट्टी से बाहर निकालिए। ध्यान रहे कि एक प्लांट आपने जैसे निकाला रूट समेत आपको एक गमले में लगा देना है और दूसरे प्लांट का रूट आपको काट कर उसको गमले में लगाना है। आप दोनों प्लांट्स को करीबन करीबन 6-7 दिनों तक नॉर्मल पानी जैसे आप प्लांट्स को देते हो ऐसा देते रहिए। आपको दिखेगा 6-7 दिनों बाद जिस प्लांट का आपने रूट नहीं काटा वो प्लांट उस गमले में ऑलरेडी ग्रो करने लगा है, जबकि जिस प्लांट का आपने रूट काट दिया था वो धीरे धीरे मुरझा रहा है। ये कैसे हुआ? इसका सिंपल रीजन है कि रूट इज दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट विच एक्चुअली एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो अगर किसी प्लांट का रूट नहीं रहता है तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि प्लांट को प्रॉपर वाटर और मिनरल जाएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा, उसको खुद को खाना नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे वो प्लांट मुरझा जाएगा।
अब दूसरे इंपॉर्टेंस को समझने के लिए क्या कीजिए, थोड़े से चने के दाने या फिर मकई के दाने आप एक कॉटन मतलब रुई के थोड़े से पोर्शन में उसको रख दीजिए, उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। 2-3 दिन तक आप थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़कते रहिए, तो 2-3 दिन बाद आपको दिखेगा कि इन दानों में से बेसिकली 2 चीज़ें निकल के सामने आई हैं। एक चीज़ जो नीचे की तरफ जा रही है जिसको हम रूट बोलेंगे, और एक चीज़ जो ऊपर की तरफ जा रही है जिसको हम शूट बोलेंगे। अब ध्यान से इन दानों को उस कॉटन से निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि जो रूट है उसने कॉटन को धीरे धीरे करके जकड़ रखा है। इससे हमको रूट का सेकंड एडवांटेज मिल जाता है कि रूट हेल्प्स टू एंकर माय प्लांट। अगर रूट नहीं होता है तो प्लांट जमीन को जकड़ नहीं पाएगा, और जमीन को अगर वो जकड़ेगा नहीं तो वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ रूट। अगर आप टोमेटो को मिट्टी से बाहर निकालोगे तो इसका रूट आपको स्ट्रेट नजर आएगा, और इस रूट को हम लोग बोलते हैं टैप रूट। इस टैप रूट से हल्के हल्के धागे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ये होते हैं रूटलेट्स। इस तरह के रूट स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैटरल रूट स्ट्रक्चर या फिर टैप रूट सिस्टम। ठीक उसी तरह से अगर आप मेज को या राइस के प्लांट को मिट्टी से बाहर निकालोगे तो वहां पे आपको कोई मेन रूट या टैप रूट नहीं नजर आएगा, आपको नजर आएगा बहुत सारे धागों जैसा रूट। इस तरह के रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जनरली देखा गया है कि जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है वहां पे टैप रूट सिस्टम होता है, जैसे सनफ्लावर, और जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है वहां पे फाइब्रस रूट होता है, जैसे वीट। अब चले आते हैं प्लांट के सबसे अट्रैक्टिव पोर्शन पे, दैट इज फ्लावर। तो आपको कोई भी प्लांट अगर मैं दिखा दूं जिस पे फ्लावर लगे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत सुंदर लगेगा वो प्लांट आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली फ्लावर्स अट्रैक्ट करने के लिए ही होते हैं। जैसे इंसानों को फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक इंसानों की तरह वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इन फ्लावर्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्लावर थोड़ा सा उठाओगे तो नीचे आपको एक हरे रंग का पत्ती जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज सीपल। अब किसी भी फ्लावर को, से फॉर एग्जाम्पल रोज, अगर आपने प्रॉपरली ध्यान से नोटिस किया तो आपको फ्लावर के एकदम नीचे हरे रंग के पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सीपल। सीपल एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सीपल, जो आपको धतूरा या फिर कॉटन में मिल जाएगा। कभी कभार सीपल एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेपरेट सीपल, जैसे आपको रोज और लोटस फ्लावर में मिल जाएगा। सीपल के ऊपर वाले पोर्शन में आपको वो कलरफुल पार्ट्स मिल जाएंगे जिनको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, या फिर हिंदी में जिनको हम लोग बोलते हैं पंखुड़ियां। एक रोज फ्लावर में जनरली 20 से लेकर 40 पेटल्स होती हैं। अब धीरे से इन पेटल्स को अगर आप हटाओगे तो आपको 2 चीजें दिख जाएंगी। एक आपको दिखेगा एकदम बीच में एक पोर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं द पिस्टल ऑफ द फ्लावर। पिस्टल ऑफ द फ्लावर को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पिस्टल में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक जो स्ट्रेट डंडी है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल का एकदम ऊपरी हिस्से को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, और स्टाइल फ्लावर के बेड पे जाके जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे आपको एक फूला हुआ पोर्शन मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी को हम 2 तरह से काट सकते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कट और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रावर्सल कट। आप दोनों ही कट करके देख लीजिए, फिर ध्यान से इस ओवरी को नोटिस कीजिए तो आपको वहां पे छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर। ये बेसिकली फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक उसी तरह से पिस्टल के साथ आपको और एक पोर्शन भी फ्लावर में मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीमेंस। तो स्टीमन में भी 2 पोर्शंस होते हैं। जो लंबा पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और स्टीमन का एकदम ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर।
ठीक जैसे हमने सीपल्स के बारे में कहा कि अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग नंबर ऑफ सीपल्स हो सकते हैं, ठीक उसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर इट इज, नंबर ऑफ स्टीमन्स कैन ऑल्सो चेंज। जैसे रोज का जनरली 5 स्टेमन होता है। अब जिन फ्लावर्स में सीपल, पीटल, स्टीमन, पिस्टल सभी होते हैं उनको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल ट्यूलिप एंड हिबिस्कस। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें इनमें से कोई एक या दो पोर्शन मिसिंग होता है, तो उनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल पम्पकिन एंड पपाया। अब देखिए कितने सारे प्लांट्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं हमारे आसपास, मगर आज जाके हमने सीखा कि इन प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, और हर एक पार्ट के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं। ऑब्वियसली हमने इन पार्ट्स के डिटेल्ड फंक्शनिंग और इन सब पार्ट्स के डिटेल्ड फंक्शनिंग के बारे में नहीं पढ़ा, ये हम क्लास 6 में नहीं पढ़ेंगे, हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। फिलहाल हम चले आते हैं एक्सरसाइजेस पे, जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं पेज नंबर 45 पर। तो पहला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। 1 का ए देखिए, स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नहीं, स्टेम विल ट्रांसफर द वाटर एंड मिनरल। सो ये गलत है, तो स्टेम की जगह पे यहां होगा रूट। रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। 1 का बी, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। बिल्कुल नहीं, प्लांट को सीधा कौन रखता है? प्लांट को सीधा रखता है स्टेम। 1 का सी, रूट कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। बिल्कुल नहीं, रूट तो लीव के साथ कनेक्टेड ही नहीं होता है, जो कनेक्शन होता है वो स्टेम के जरिए होता है, यानी कि स्टेम्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। 1 का डी, नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, नेचर में सब कुछ हो सकता है। तो नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में सेम है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावर्स में अलग अलग ही होंगे। 1 का ई, इफ सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड इट पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल सेपल जो है वो धतूरा का जॉइंट है, कॉटन का जॉइंट है, मगर यहां पे आपको हमेशा पेटल्स जॉइंट नहीं मिलेंगी। 1 का एफ, इफ petals of a flower are joined together then the pistil is joined to the petal. Again this is not true. हमेशा आपको याद रखना है कि नेचर ने तरह तरह की वैरायटीज तैयार की हैं, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा। तो दीज आर नॉट ट्रू। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पे आपको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है एक लीफ को, एक टैप रूट को और एक फ्लावर को। तो मैंने ये तीनों चीजें आपको ड्रॉ करके प्रॉपरली लेबल करके दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले आते हैं। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन द नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम? राइट इट्स नेम इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस? तो बहुत सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे आपके आसपास जिनमें बहुत लंबा स्टेम होता है मगर वो वीक होता है। से फॉर एग्जांपल चाइना रोज, इसका स्टेम काफ़ी लंबा होता है। चाइना रोज कभी कभार काफ़ी लंबा हो सकता है मगर इसका स्टेम जो है ये काफ़ी वीक होता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स आपको आपके घर के आसपास मिल जाएंगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम? तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? नंबर 1, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल विच द रूट हैज absorbed टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Number 2, it helps to transport the food that the leaf has prepared to different parts of the plant. Number 3, the stem helps to hold the plant upright. And number 4, कुछ ऐसे भी plants आपको मिल जाएंगे जहां पे stem जो है वो photosynthesis करता है। Say for example cactus. Cactus में जो फूला हुआ पोर्शन आपको दिखता है ना, वो बेसिकली उसका stem है और ये photosynthesis करता है। और cactus के जो कांटे हैं वो बेसिकली कैक्टस के लीफ है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। Now let us come to the next question. Which of the following leaves have reticulate venation? Wheat, तुलसी, maize, grass, coriander, China rose. तो यहाँ पे मैंने सभी प्लांट्स के लीफ का डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। एक एक करके देखिए, आप जरूर पहचान पाओगे कि किस में रेटिकुलेट वेनेशन है और किस में पैरेलल वेनेशन है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो चलिए मैंने आपको आंसर भी हर एक लीफ के नीचे दिखा दिया कि किस में कौन सा वेनेशन है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डज इट्स लीव हैव? तो फाइब्रस रूट्स अगर होता है तो इन दैट केस हाई चांसेस है कि पैरेलल वेनेशन ही हो। Question number 7. If a plant has leaves with reticulate venation, what kind of roots will it have? तो अगर reticulate venation leaf में है तो high chances है कि root जो है वो tap root होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन द शीट ऑफ पेपर? यस, अभी तो हमने ये कहा। अगर रेटिकुलेट वेनेशन आपको लीफ में दिखता है तो टैप रूट होगा, अगर पैरेलल वेनेशन दिखता है तो फाइब्रस रूट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर? तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर के लिए मैंने देखिए आपके स्क्रीन पर फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे फ्लावर के डायग्राम के साथ साथ मैंने हर एक पार्ट को लेबल भी कर दिया है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स? देखिए दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक जिनमें फ्लावर्स आता है तो उनको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, एक जिन पे फ्लावर नहीं आता उनको हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड, नेम द प्रोसेस। तो कौन सा पार्ट फूड प्रोड्यूस करता है? इन मेजॉरिटी केसेस इट इज द लीफ। क्यों मैंने बोला मेजॉरिटी केस? द रीजन इज, अभी मैंने आपको बताया था कि कैक्टस में स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम बोलेंगे लीफ को ही, इसलिए लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है? द नेम ऑफ द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर विल यू फाइंड द ओवरी? तो ओवरी किस में होती है? पिस्टल में होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज सेपरेट सेपल्स। तो जॉइंट सेपल्स आपको मिल जाएगा धतूरा में और सेपरेट सेपल्स आपको मिल जाएगा रोज में। तो इससे हमारा चैप्टर नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को आप दोबारा शुरू से देख लीजिए, एक भी डाउट होना नहीं चाहिए आपका। अगर होता है, नो इश्यूज, इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको भी कहिए और खुद भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला वीडियो होगा ऑन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।